नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक बुकारिया। लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया के प्लेटफॉर्म से आज मित्रों मैं विज्ञान का जो प्रथम अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके दो हिस्से मैं पढ़ा चुका हूं। तीसरे हिस्से के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हिस्सा जो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने पर है, यानी कि हम कैसे रासायनिक समीकरणों को, केमिकल इक्वेशन को संतुलित करते हैं। तो देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस इंपॉर्टेंस। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न ही विनाश। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। तो कहने का अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया में हम जो रिएक्टेंट्स डालते हैं, अभिकारक डालते हैं, उनका कुल द्रव्यमान और जो प्रोडक्ट साइड में जो हमारे उत्पाद हैं, उनका कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यानी जो जो उसमें एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या और द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास के सिद्धांत के अनुसार है। तो चर्चा करते हैं। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, वही स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। Hence we need to balance a skeletal chemical equation। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? Is the chemical equation 1.2 balanced? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। Let us learn about balancing a chemical reaction step by step। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जिंक जमा सल्फ्यूरिक अम्ल क्या देता है? जिंक सल्फेट जमा हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है जब हम रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जिंक के लिए हम Zn लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से लिखते हैं। तो ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन। आपने इसके विषय में मैं आगे आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। होता कुछ नहीं है, होता यही है कि ये हाइड्रोजन की जगह ले लेता जिंक। यहां ये H2 की जगह Zn आ जाता तो क्या हो जाता है? जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन अलग हो जाती है गैस के रूप में। तो इसके विषय में अगले अध्याय में डिटेल में चर्चा करूंगा। होता कुछ भी नहीं है, ये कोई बड़ा ज्यादा कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ आपस में तत्व जो है वो रीअरेंजमेंट है, पुनर्व्यवस्था होती है इनकी। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करें। Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the arrow। ये जो है ये
तो तत्व आगे अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और उत्पाद जो राइट हैंड साइड में होते हैं। तो तत्व पहला आ गया जिंक। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? एक, और प्रोडक्ट साइड में भी एक। हाइड्रोजन दोनों तरफ एक एक, सल्फर दोनों तरफ एक एक, और ऑक्सीजन दोनों तरफ चार चार। दोबारा हम नजर डालते हैं। जिंक लेफ्ट हैंड साइड में एक है, यहां भी राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में भी एक है। हाइड्रोजन दो है, यहां भी दो है। सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये अपने आप ही रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित है। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। As the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow, equation 1.3 is a balanced chemical equation. अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Let us try to balance the following chemical equation. जैसे ये देखेंगे क्या है? Fe क्या होता है? Fe आयरन, लोहा। जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे का ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस इससे निकलती है। ये अभिक्रिया कौन सी थी? कौन सा समीकरण? 1.4 इसको नाम दिया। तो पहला, अब इसको हम, ये संतुलित नहीं है। कैसे? देखो आयरन यहां एक है, यहां तीन है। हाइड्रोजन यहां दो है, हाइड्रोजन दो है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन यहां एक है और राइट हैंड साइड में चार है, तो ये असंतुलित है। तो इसको संतुलित करेंगे हम कैसे? चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान दें, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान से समझें। तो चरण फर्स्ट, मतलब चरण एक, स्टेप 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। स्टेप 1, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. यानी कहने का अर्थ है कि जितने भी ये रासायनिक सूत्र है, जैसे FeS2O, इनको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो बॉक्स के अंदर हमने यहां लिख दिया है। जब इसको हमने संतुलित करना है रासायनिक समीकरण को, तो इसके अंदर, बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है, इसके बाहर ही लिखना है। क्योंकि बॉक्स के अंदर लिखेंगे तो ये जो भी यौगिक है उसकी प्रकृति बदल जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला था ना, H2O जल होता है, लेकिन H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो बाल वगैरह रंगने के लिए भूरे हो जाते हैं, या जख्म जहां होते हैं तो वहां पर भी इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हॉस्पिटल में प्रयोग किया जाता है। तो दोनों की प्रकृति अलग है, इसलिए हमें इसके अंदर जो है इनका सूत्र नहीं बदलना, इसके बाहर लिखना है। चरण 2, असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लीजिए ताकि पता चले कि यह संतुलित है कि नहीं है। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन 1.5। तो कौन कौन से तत्व हैं? ये Fe यानी आयरन एक है लेफ्ट हैंड साइड में और तीन है राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में। हाइड्रोजन दोनों तरफ दो दो हैं, यहां दो, यहां दो। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में एक है, राइट हैंड साइड में एक है, और राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में ये चार है, एक और चार। तो इसका अर्थ हुआ कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो जब हम इसको संतुलित करते हैं तो तीसरा जो चरण है, स्टेप 3 है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए।
चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, यानी जो सबसे अधिक परमाणुओं वाला जो यौगिक है उसको हम संतुलित करेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में। तो इसमें सबसे ज्यादा परमाणुओं वाला यौगिक कौन सा है? Fe3O4 आयरन ऑक्साइड। तो इसको संतुलित करेंगे हम, यह नियम है, ये नियम है, सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या वाले को हम पहले संतुलित करते हैं। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू start balancing with the compound that contain the maximum number of atoms. It may be a reactant or a product. उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए, इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. अब इसमें ये देखिए ना आप, Fe3O4 में कितने प्रकार के तत्व हैं, कितने प्रकार के एलिमेंट्स हैं? 2, आयरन और ऑक्सीजन। और इसमें आयरन 3 है, 3 परमाणु है, और ऑक्सीजन के 4। तो इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लेते हैं। क्यों लेते हैं ऑक्सीजन को? क्योंकि यहां भी जल के साथ भी ऑक्सीजन है। तो पहले हम इसको संतुलित करेंगे, फिर इसको संतुलित करेंगे, और सबसे अंत में हम आयरन को संतुलित करेंगे। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, अब ऑक्सीजन के एटम्स को पूरे समीकरण में संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? प्रारंभ में, इनिशियल में जल में कितने ऑक्सीजन है? 1, क्योंकि जल का एक ही अणु है। और उत्पादों में कितने? 4, Fe3O4 में 4 हैं। तो क्या करते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? 4 से, ये 4 ऑक्सीजन जो है 4 होनी चाहिए, तो इस जल को हम 4 से गुणा करते हैं और इसको हम 1 से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। छोड़िए, आप सीधा करेंगे कि ये ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये ऑक्सीजन 4 हो। यहां 4 है ना, तो ये 4 ऑक्सीजन तब होंगी जब हम यहां क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते। ऐसे नहीं हम अंदर कुछ ये इस तरीके से बदल दें, नहीं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैनॉट alter the formulae of the compounds of elements involved in the reactions. जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण 1.5 संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगा करके 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O इसको 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर ये तो बदल जाएगा ना, फिर जल थोड़े नहीं रहेगा, कुछ और ही यौगिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 as 4H2O and not H2O4 और H2O whole 4। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार है। नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, क्या किया हमने? इस ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल के आगे हमने 4 लिख दिया। ठीक हो गया ना? ठीक हो गया। अब क्या हो गया? ऑक्सीजन यहां 4, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4। ये सिर्फ जल में नहीं लिखा, सभी में। आगे आप देखेंगे बड़ी इक्वेशंस होंगी जिसमें हो सकता 2 तत्वों में 2 यौगिकों में एक जैसे तत्व हो, तो वहां हमें कुल करने थे। जैसे ऑक्सीजन के कुल कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी कुल देखने हैं।
तो यहां सिर्फ ये एक ही में है जल में इस तरफ को, तो ये चार से होगा। ये चार जब हम यहां आगे लिखते हैं तो ये पूरे को गुणा करता है। इसका मतलब है कि 4 हमने लिखा तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 8, 4 दूनी 8। ठीक है, ये अब आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण। अब कौन सा बचा इसमें संतुलित करने के लिए? हाइड्रोजन और आयरन। चरण 4 ये स्टेप 4, Fe यानी आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। देखिए ना, यहां लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ को एक परमाणु है, राइट हैंड साइड में कितने हैं 3 लोहे आयरन के, और हाइड्रोजन यहां कितने 8, यहां 2। Fe एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को हम चुनेंगे। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। अब हम आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन राइट हैंड साइड। अब देखिए ना, यहां ये 4 दूनी 8 हो गया था ना, तो यहां 2 रहा, तो इसको हम अगर 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 इधर 8 इधर। तो अब देखो ना, यहां टेबल में बताया कि प्रारंभ में कितने हैं 4 दूनी 8 और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2। संतुलित करने के लिए 8 से गुणा करेंगे हम। संतुलित करने के लिए ये 8 होना चाहिए, तो 4 दूनी 8, तो यहां हम 4 से लिखते हैं। ये 4 दूनी 8 हो गया ना, तो दाईं तरफ को हमें 8 करना है। तो कैसे? जब हम 4 से गुणा करेंगे इसको। तो समीकरण अब इस प्रकार होता है। द इक्वेशन वुड बी Fe4H2O gives us Fe3O4 plus 4H2। तो अब भी ये संतुलित नहीं है, आंशिक रूप से संतुलित है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन जो है लोहा अभी संतुलित नहीं हुआ। हाइड्रोजन संतुलित हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गए। तो अब चरण जो 5 है, हम स्टेप 5 है, ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक संतुलित असंतुलित है। एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष रह गया है। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज आयरन। तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है 1, और उत्पाद में कितने हैं प्रोडक्ट साइड में 3, Fe3 है ना। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से गुणा करेंगे। ठीक, तो ये अब क्या कर रहे हैं हम, अब इसको Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe यानी आयरन के 3 परमाणु लेते हैं। टू इक्वलाइज Fe we take 3 atoms of the Fe on लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करते हैं, सीधा यहां 3 लिख देते हैं। ये देखिए ना, यहां हमने ये बाकी सारा ठीक था, यहां 3 लिख दिया। ये 3 लगा दिया तो ये क्या हो गया 3Fe plus 4H2O gives us Fe3O4 plus 4H2। तो ये समीकरण जो है अब संतुलित है। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। फाइनली, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दोनों तरफ हम करेंगे। तो ये देखिए, आयरन के 3 है, यहां भी आयरन के 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूनी 8 और यहां 4 दूनी 8। ऑक्सीजन 4, यहां ऑक्सीजन 4। तो ये अभिक्रिया जो है संतुलित है। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या
बराबर है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, अतः ये समीकरण अब संतुलित है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब तुक्का लगाने वाला मेथड, यही चलेगा, इसमें तुक्का ही चलेगा। यहां जो बड़ी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसमें कुछ स्टेप्स होंगे, बताऊंगा मैं अगली कक्षाओं में। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। ये देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। तो ये आप देखिए ना, ये यहां पर परमाणुओं की संख्या के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से तो ये संतुलित हो गया। कैसे? अब हम ये रासायनिक समीकरण हमें बताता है कि तीन लोहे के परमाणु जल के 4 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 का एक अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु हमें देते हैं। अब एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण और भी इसमें स्टेप रह गया है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब देखिए ना, इसमें इस रासायनिक समीकरण में ये परमाणुओं की संख्या तो, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या तो संतुलित होगी, लेकिन ये समीकरण हमें बताता नहीं है कि लोहा जो है ये ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, या गैसीय अवस्था में, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये कुछ नहीं बताता। जल यहां पर ये बर्फ है कि जल है कि भाप है, कुछ नहीं बताता है। तो ये अगला चरण है, इसमें हम ये चीजें पता करेंगे। चरण 7 स्टेप 7 भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? नहीं होता है। Does this equation tell us anything about the physical states of each reactant and product? No, it does not. इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। No information has been given in this equation about their physical states. रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formulae. अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G ब्रैकेट के अंदर G, L, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस, यानी जलीय, एक्वस मतलब जल में घोल, एक्वस, तथा S यानी सॉलिड, ठोस से दर्शाया जाता है। द गैसेस, liquid, aqueous and solid states of reactants and products are represented by the notations G, L, AQ and S respectively, all in brackets, सभी ब्रैकेट्स के अंदर, कोष्ठक के रूप अंदर। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। The word aqueous, AQ is written if the reactant or product is present as a solution in water. अगर घुलनशील अवस्था में है, सॉल्यूशन के रूप में है, तो अब हम एक्वस लिखते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा। द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम्स, जो ऊपर वाली ये हमने रासायनिक समीकरण जो था वो हमने लिखा था, उसमें हमने स्टेट्स ऑफ
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी लिख दी है। तो अब ये रासायनिक समीकरण आप ध्यान देंगे, ध्यान से। 3Fe ब्रैकेट में S, यानी ये लोहा जो है ये सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। 4H2O यानी जल, G, ये G कैसे जल? जल तो द्रव अवस्था में होता है, ये गैसीय अवस्था में। जल की गैसीय अवस्था कौन सी होती है? भाप। ऐसे ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो लोहा के साथ जब हम भाप की, जल के भाप की रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है। तो सॉलिड, आयरन, गैसेस, वाटर आपस में अभिक्रिया करके सॉलिड यानी ठोस Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड देता है। ये क्या है? आयरन ऑक्साइड, ये जंग है। और साथ में 4 हाइड्रोजन के अणु निकलते हैं, गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन निकलती है। तो ये महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार से हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी रिएक्शंस और प्रोडक्ट साइड में जितने भी परमाणु की संख्या थी वो बराबर की, और उनकी भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट भी हमने लिख दी। ध्यान दीजिए, समीकरण 1.10 में जल H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। नोट दैट द सिंबल G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। भाप के रूप में प्रयोग किया, मैंने आपको बताया। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक ना हो। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। मतलब साधारणतः हम लिखते नहीं है, अगर पूछा जाता है तो लिखते, नहीं तो लिखते नहीं, समय लगता थोड़ा लिखने में। लेकिन संपूर्ण रासायनिक समीकरण जो है, केमिकल इक्वेशन जो है, तभी होती है जब हम उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था भी लिखते हैं। क्या वो ठोस है, द्रव है, गैस है, या घुलनशील तो नहीं है, जल के अंदर घुलनशील तो नहीं है, ये लिखते हैं। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि ये आवश्यक ना हो। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंडिकेटेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे यहां दिखाया है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reactions are indicated above or below the arrow on the equation। For example, क्या होता है, कई बार कुछ अभिक्रियाएं तभी होती हैं जब उसका तापमान उतना किया जाता है, गर्म किया जाता है, या दाब उस पर बढ़ाया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है, या कोई उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए आवश्यक होती है, जबकि वो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते, अभिक्रिया में, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उनकी उपस्थिति जरूरी होती है। उनको उत्प्रेरक कहते हैं, या अंग्रेजी में उनको कैटलिस्ट कहते हैं। तो वो हम लिख सकते हैं, जैसे यहां लिखा है COG। ये कौन सी है? CO2 तो है नहीं, तो कौन सी गैस है? दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये जहरीली गैस है। कोयला जब ऑक्सीजन की कमी में, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, या कोई अन्य जिसमें कार्बन होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, जो बहुत ही जहरीली होती है। तो इससे मृत्यु भी हो जाती है। कई बार कमरे के अंदर खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंगीठी जला दी, शुरू में तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में आती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनती है तो जो सांस लेता है आदमी,
तो उसके अंदर चली जाती है, तो सोते सोते ही या खड़े खड़े आदमी को पता नहीं चलता, धीरे धीरे नशा होते होते गिर जाता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये CO गैसीय अवस्था में कार्बन मोनोऑक्साइड दो हाइड्रोजन के अणु के साथ अभिक्रिया करके CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल देता है, या इसको मिथनॉल भी कहते हैं। और ये देखो तीर के निशान के ऊपर हमने ये क्या लिखा है, 340 एटमॉस्फेयर। ऐसे नहीं होती रासायनिक अभिक्रिया, जब बहुत सारा दाब हम डालते हैं। अभी जो हमारे ऊपर दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, और 340 गुना दाब जब हम डालते हैं तब जाकर के रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये उद्योगों में प्रयोग होता है। स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल है, स्पिरिट जिसको पेंट वगैरह में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे बनती है। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ग्लूकोज देता है हमें और ऑक्सीजन देता है। तो इसमें देखिए आप, सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोनों आवश्यक हैं। सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल यानी पत्तों में, पौधों के पत्तों में ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। बोलते हैं ना कि पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये वही है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये कहाँ होता है, पौधों की पत्तियों के अंदर। और एक क्लोरोफिल जो है हरित लव को होता है, उसके अंदर होता है। पौधों का रंग जो है वो हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। ये याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो है 12 जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल में, इन पौधों की पत्तियों में, तो क्या बनता है, 1 ग्लूकोज का अणु बनता है, 6 ऑक्सीजन बनती हैं और 6 जल। ये जल फिर कैंसिल भी हम कर देते हैं, ये 6 इससे कैंसिल कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये कुछ नहीं है, ये 6 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसीय अवस्था में है जो वायु से लेते हैं पौधे, और 6 जल के अणुओं के साथ ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जल कहां से आता है, पौधों को कहां से मिलता है, जड़ों, मिट्टी से जड़ों के द्वारा लेकर के पत्तों तक जो पानी जाता है। तो क्या देता है, देखो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 1 ग्लूकोज का अणु, 1 ग्लूकोज के अणु का फार्मूला याद रखिए, C6H12O6। ये फार्मूला याद रखना, ये आप आगे साइंस पढ़ेंगे, आवश्यक है, ये आता ही है, प्रश्न भी पूछा जाता है। और ब्रैकेट में एक्वस, मतलब ये पानी में घुला, पत्तों के अंदर जो पानी होता है उसमें घुल जाता है। 6 ऑक्सीजन के अणु निकले, और ये 6 तो हमने यहां लिखे नहीं, 12 थे ना, 6 भी बने, तो 6 से कैंसिल करके, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु जब 6 जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, ग्लूकोज का 1 अणु C6H12O6, ये ग्लूकोज का 1 अणु है, एक्वस अवस्था में है, जलीय अवस्था में है, और 6 ऑक्सीजन गैस के अणु, ये भी एक्वस ही है। पानी में ही घुला, उसके बाद पत्तों से जब बाहर आ जाती है ऑक्सीजन, वो गैसीय अवस्था में आ जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि पौधे जो है ना ऑक्सीजन देते हैं, तो इस अभिक्रिया में देते हैं। पौधे को हमारे लिए ऑक्सीजन देने के लिए थोड़ी फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो तो अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी बन जाती है, जो हम जंतुओं के लिए, जो एनिमल्स हैं उनके लिए सांस लेने के लिए प्रयोग होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है।
इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तो कर ही सकते हैं। तो अब इसमें प्रश्न है, क्वेश्चन, वो मैं एक अलग से सेशन लूंगा, उसमें सारे प्रश्न जितने भी एक्सरसाइजेज है आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आज इस पार्ट में इतना बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट था, कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाए, ये इसमें हमने आज चर्चा की। आपसे फिर अनुरोध है कि जो मेरी ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया, उस ऐप को डाउनलोड करिए। आने वाले समय में हम बड़ी सारी चीजें जो है वहां भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ऐप को डाउनलोड करना जो फ्री है, मुफ्त है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। और अपने जितने भी सहपाठी हैं या कोई बड़े लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहें। और साथ में ये YouTube के ऊपर भी मैं डाल रहा हूं ये वीडियो, तो YouTube का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, वीडियो अगर अच्छा लगता है कमेंट करें और शेयर करें। आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक ऊर्जा का कारण बनता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद। हैप्पी टीचिंग।